हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास ये दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें हमारे पास मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर किया एक्स कोमा वाई। अगर हम इस पॉइंट को इससे मिलाते हैं ओरिजिन के साथ, ये होता है हमारा ओरिजिन। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस होती है, इसको हम कितना डिफाइन करते हैं, एक्स। और ये जो हमारे पास डिस्टेंस होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। अब बेसिकली होता क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, इट इज़ नोन एज रियल एक्सिस एंड वाई इज नोन एज इमेजनरी एक्सिस। आई होप कि आप सब ने इसके बारे में 12th में स्टडी किया होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, हम एक नंबर ले लेते हैं जेड। तो जेड जो होता है वो बेसिकली जो हमारे पास ये पॉइंट होता है एक्स कोमा वाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है 2, 3। अगर हम इसको चाहते हैं कि हम इसका इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है यहाँ से, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा 2 + 3 आयोटा। इसी तरह आपके पास है मान लीजिए -4 और -6। अगर हम चाहते हैं कि इसका इमेजनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा -4 -6 आयोटा। आई होप कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ से, जैसे हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया P। मान लीजिए मैं OP निकालना चाहता हूँ। OP डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, O एंड P। तो जो हमारे पास OP होगी, हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x - 0² + y - 0²। तो ये हमारे पास आएगा √x² + y²। लेकिन वही चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में हमें गिवन है कि z कितना है हमारे पास, z है हमारे पास x + आयोटा y। अगर मैं यहाँ पर z का मॉडुलस ले लेता हूँ तो कितना मिलेगा हमें, x + आयोटा y। और हम सभी ने पढ़ा है कि जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है हमारे पास, कि यहाँ पर जो x नंबर हमें दिया गया है ये हो जाएगा हमारे पास जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर। रियल नंबर क्या है आपके पास, x प्लस ये हमारे पास रियल नंबर इमेजनरी नंबर, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं रियल, यानी कि इसको आप इस तरह कह सकते हैं शॉर्ट में, रियल ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ जेड स्क्वायर। हमें केवल आई का कोफिशिएंट लेना है, बस ये चीज़। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा मॉडुलस हो जाता है। एक होता है अगर हम यहाँ से थीटा निकालें, मान लीजिए कोई एंगल बना रहा है थीटा, तो इसे हम इसी तरह हम यहाँ पर tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा कितना होता है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं।
ये तो हमारा मॉडुलस था। मॉडुलस एक्चुअल में क्या है, एक दूरी को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। टेन थीटा अगर आप निकालेंगे तो टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर हो जाएगा y अपॉन एक्स, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो सेम ये इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो सेम उसी टाइप में अगर कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से टेन थीटा निकालना हो तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन इनवर्स। ऊपर किसका कॉफिशेंट है, यहाँ इमेजनरी जेड का कॉफिशेंट लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे रियल ऑफ जेड। तो इस तरह आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से एंगल भी निकाल सकते हो। तो आई होप कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिक, ये सब हमें ट्वेल्थ में सिखाया जाता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या, एक्चुअल में हिंदी वर्ड यूज़ किया जाता है हमारा इसके लिए, सम्मिश्र संख्या। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बेसिक सिखा दी जाती हैं कि किसी भी पॉइंट से हम कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को, एक आपका होता है रियल एक्सिस, एक होती है इमेजनरी एक्सिस। अगर उन दोनों पॉइंट्स को, यहाँ पर जो आई यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं हम आयोटा, ये आपने सबने नाम सुना होगा इसका, तो इसको हम आयोटा बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब तक तो केवल हमने बात की यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे फंक्शंस की टर्म्स में, फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए फंक्शन तो आप सबने पहले ट्वेल्थ चैप्टर में नाम पढ़ाई है, जो फलन हमारा होता है उसको हम फंक्शंस बोलते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है हमारे पास, वी हैव जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमें यहाँ कह सकते हैं कि x और y क्या होते हैं, यहाँ पर ये कोई भी रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर आप जानते ही हैं, चाहे वो डेसिमल में है, चाहे वो आपका किसी भी टर्म्स में होती हैं, तो सभी हमारी रियल नंबर होती हैं। तो x y यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकती है। अब हम एक और ले आते हैं यहाँ पर w। अब कहेंगे w क्या है, तो ये w होता है u प्लस आयोटा वाई। और यही अगर आप देखें तो हम यहाँ पर फंक्शन चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो यहाँ जो भी एलिमेंट होंगे वो हमारे पास किसके हैं, जेड होगा। यहाँ पर जो भी होगा वो जेड होगा। और w जो होता है वो फंक्शन होता है एफ ऑफ जेड, यानी कि डोमेन और कोडोमेन आप सब पढ़ के आए हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डोमेन, और ये क्या होता है हमारा कोडोमेन। तो हम सभी जानते हैं कि फंक्शंस कहीं ना कहीं हमारा इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो आपके पास है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, यानी कि ये जो हमारे पास है फंक्शन ऑफ जेड है, यानी कि इसको कहेंगे हम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। और ये हम इसको लिख सकते हैं u एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वेयर u एंड v क्या है, यहाँ पर ये u एंड v आर फंक्शंस ऑफ टू रियल वेरिएबल्स x एंड y। तो ये क्या है, u और v यहाँ पर दो रियल वेरिएबल हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ जेड। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ
एफ ऑफ जेड। तो डेरिवेटिव हम सभी जानते हैं कि डेरिवेटिव किसको डिफाइन करता है। डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि w क्या है हमारे पास, w इज़ द फंक्शन ऑफ z, इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन of z defined in certain region R, then derivative of f of z at any point z in R is defined as f dash z। यानी कि आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, और डेरिवेटिव हम कर रहे हैं w का विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसको हम लिखाएंगे इस तरह, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। देखिए जैसा आपने डेरिवेटिव 12th में भी पढ़ा होगा, एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम dy ओवर dx को जब दिखाते थे तो वहाँ पर हम लिखते थे लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, याद आया होगा। तो सेम उसी टाइप में हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब हम बात करते हैं अगर किसी पॉइंट पर, यानी कि मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी डेरिवेटिव निकालना हो तो एट जेड, तो जेड को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। यानी कि आपको ये फॉर्मूला ओरल याद होना चाहिए जब हम किसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। एक इसमें हम यहाँ पर नोट लिख सकते हैं कि अगर हम किसी की वैल्यू यहाँ पर 0 पर निकालना चाहते हैं फॉर फाइंडिंग एफ डैश 0, तो वी हैव, तब हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर हम ओरिजिन पर निकालना चाहते हैं तो एफ डैश नॉट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड। देखिए जेड नॉट की जगह हमने 0 लिया है तो 0, तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमने सभी वैल्यू को 1 बाई 1 कैसे निकाला। अब बात करते हैं, अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हम फॉर्म बात कर रहे हैं अभी तक, ये सब हमारी कार्टेशियन फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अगर हम बात करें इन पोलर फॉर्म में क्या होती है इसकी इक्वेशन, पोलर फॉर्म, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोलर फॉर्म वो होती है जिसमें हमारे पास एक्स और वाई किस में रखे जाते हैं, आर और थीटा में। जैसे आप लिखें यहाँ पर, मान लीजिए आपने वी हैव
जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है। तो आप देख रहे हैं जब एक्स और वाई होती है तो ये फॉर्म कौन सी कहलाती है हमारी, कार्टेशियन फॉर्म। अब हम यहाँ पर अगर हम रख देते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म ये हमारी कही जाएगी पोलर फॉर्म। अब हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो जेड कितना बन जाएगा हमारे पास, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि आर क्या है, कॉमन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है आर ई पावर आई थीटा। तो आप लिख सकते हैं कि ई पावर आई थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है। अब देखिए इसमें अगर मैं इसका मॉडुलस निकालता हूँ तो इसका मॉडुलस देख लेना आप क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा नहीं लेंगे, पहले भी मैंने बोला है आपसे, यहाँ केवल आई का कोफिशिएंट लिखा जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि किसी भी जब भी हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब मैं यहाँ पर अगर जेड का मॉडुलस ले लेता हूँ तो मॉडुलस किसका हो जाएगा, यहाँ आर ई पावर आई थीटा। अब हम इसको आर को अलग लिख देंगे, तो यहाँ पर अब इसका मॉडुलस आप अलग लिखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आर इंटू 1 इज इक्वल टू मॉडुलस आर। अब देखिए आर के लिए भी सीख लीजिए, अभी आर की बात करें तो आर क्या है अपना आप में यहाँ पर हमारे पास, अगर हम आर की वैल्यू ढूंढना चाहें तो देखिए मैं आर की वैल्यू आपको बता देता हूँ कि आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली जा सकती है। अगर आप दोनों का स्क्वायरिंग करके एडिंग करें यहाँ पर, तो देखिए इसमें अगर आप यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायरिंग और एडिंग करें, किस किस का, x कितना है आपके पास आर कॉस थीटा और y कितना है आपके पास आर साइन थीटा। अगर हम इनका स्क्वायरिंग और एडिंग करें, इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से कितना है, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी पढ़ी है हमने 1, तो आर स्क्वायर की वैल्यू, और अगर आप यहाँ पर अंडर रूट लगा देते हैं, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आर के इक्वल आपको मिल जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो आर है वो बेसिकली हमारा इसमें भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मैंने आपको सिखा दिया है कि पोलर में कभी भी अगर ये आपका कोई भी होता है तो ये कहीं भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी हम पोलर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारा इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। आपको कभी भी अगर ये फॉर्म लिखी मिलती है तो आप समझ जाइए कि ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। आई होप कि जितने पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको बताए ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसमें बात करते हैं आगे। देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम आएंगी आगे अभी जब आप इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो होता है हमारा एनालिटिक फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शंस को हम कब एनालिटिक शो करेंगे। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है। तो पहला हम यहाँ पर बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन। पहला पॉइंट है एनालिटिक एट ए पॉइंट। एनालिटिक एट ए पॉइंट, किसी एक बिंदु पर उसकी एनालिटिक पिक्चर क्या हो सकती है। तो हम लिखेंगे ए फंक्शन
f of z is said to be analytic और रेगुलर। दोनों एक ही बातें हैं, कभी कभी एग्जाम में रेगुलर नाम से पूछा जा सकता है। एट ए पॉइंट z नॉट if it is differentiable at z is equal to z नॉट। तो कहने का है कि फंक्शंस आपका किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल हो सकता है, इफ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट, अगर वो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर, एंड आल्सो at every point at every point in some neighborhood of z0। मतलब जैसे आपने कॉन्टीन्यूटी वर्ड पढ़ा है कि किसी भी फंक्शंस को आप कॉन्टीन्यूस दिखाते थे, तो कॉन्टीन्यूस दिखाने के लिए क्या लेते थे कि उसकी LHL, उसकी RHL, और सेम आपका होता था एंड दैट पॉइंट। अगर हमारी तीनों वैल्यू मैच करती थी तो हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता था। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंशिएबल किसी फंक्शन का एनालिटिक होने का मतलब है किसी एक पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या हमारा z नॉट, कब होगा, जब वो उस पर डिफरेंशिएबल होगा और उसके नेबरहुड, यानी कि वो उस पॉइंट जो आप ले रहे हैं वो अपने अगल बगल के पॉइंट पर भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये तो उसकी एनालिटिक की कंडीशंस थी। अब होता है हमारा सेकंड पॉइंट है, किसी फंक्शंस का एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं। अब तक तो हम किसी पॉइंट पर बात कर रहे थे, अब हम कहेंगे एनालिटिक फंक्शन किन को हम बोलेंगे। तो एनालिटिक फंक्शंस के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ए फंक्शन is analytic in a region or if it is analytic at every point in R। देखिए मान लीजिए जैसे मैंने कोई एक बाउंड्री बना दी, इस बाउंड्री में मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आपका इस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल है, आपका फंक्शन इस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल है। तो आप कह रहे हैं कि मैंने 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिए और सब जगह मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है पूरी बाउंड्री के अंदर। अब तक तो हम कह रहे थे किसी एक पॉइंट, आप जहाँ भी ले रहे हैं सभी पॉइंट्स पर वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो रहा है। आपके पास 10 पॉइंट हैं, 10 के 10 पर डिफरेंशिएबल है। तो वही चीज़ कह रहा है इसमें कि अगर वो सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तो डेफिनेटली फंक्शंस कैसा कहा जाएगा, द होल फंक्शन विल बी एनालिटिक फंक्शन। थर्ड आता है इसमें सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स हमारे पास कहे जाएंगे दोज पॉइंट्स एट विच f of z is not analytic। are called singular points और
सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन। जैसे कोई एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ आपको, कोई एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं उसको, और बेसिक हमें थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ जाएगा। हम मान लीजिए एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस an z पावर n आर एनालिटिक इन द entire complex plane where a क्या है यहाँ पर, आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, while या since 1 upon z minus b is analytic in the complex plane except at z is equal to b। देखिए z इज इक्वल टू बी पर क्यों नहीं है, अभी आपको मैं बताता हूँ। इसमें z इज इक्वल टू बी इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस बी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये फंक्शंस है, ये सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिक आप समझ जाइए। जैसे और एग्जांपल आप मान लीजिए, मैं यहाँ पर बना देता हूँ समझने के पर्पज़ से। हमने एक एफ ऑफ जेड को फंक्शन लिखा, हमने लिखा जेड माइनस 1, जेड माइनस 3, जेड माइनस 5। तो अब आप 3 पॉइंट देख रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो 3 सिंगुलरिटी देंगे। कभी भी किसी भी फंक्शंस की अगर सिंगुलरिटी निकालनी हो तो जैसे आप जीरोज़ निकालते थे 9th 10th में कि इस फंक्शंस को जीरो अगर हम पुट कर देते हैं, तो सेम वैसे ही जिन जिन वैल्यू पर ये इन्फिनिटी बनेगा, ध्यान दीजिए, जिन पॉइंट्स पर पुट करने पर आपका एफ ऑफ जेड इन्फिनिटी बनेगा वो उसकी सिंगुलरिटी बोली जाएंगी। जैसे अगर मैं जेड की वैल्यू 1 पुट करता हूँ नीचे, तो नीचे पुट करने से ये 0 बन जाएगा, और 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये कितनी सिंगुलरिटी दे रहा है हमें, ये 3 सिंगुलरिटी हमें दे रहा है। तो इसकी सिंगुलरिटी कहाँ कहाँ पर मिलेंगी आपको, एक मिलेगी z इज इक्वल टू 1 पर, एक आपको मिलेगी z इज इक्वल टू 3 पर, और एक मिलेगी z इज इक्वल टू 5 पर। क्योंकि ये सभी वैल्यू आपको क्या बना रही हैं, ये 0 बना रही हैं, तो यही इसके सिंगुलर पॉइंट बोले जाते हैं। तो आई होप कि जितनी भी मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बताई हैं ये आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एनालिटिक, के किसी फंक्शंस के एनालिटिक होने के लिए हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होंगी। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।